दोस्तों, क्या ईवीएम पर जरूरत से ज्यादा दोष दिया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सेटिंग कहीं अलग ही लेवल पर हो रही है, एक ऐसा लेवल जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। योगेंद्र यादव, जिन्होंने करीब 25-30 साल अपने जीवन के देश के चुनाव के विश्लेषण में ही गुजार दिए, उन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शन पर एक बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है। अलग अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स में जो बात उन्होंने बोली है उसका निचोड़ मैं आपके लिए लेकर आई हूं। मतलब आपको योगेंद्र यादव की कई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र इलेक्शन पर योगेंद्र यादव ने एक आर्टिकल भी छापा है, एक दो यूट्यूब चैनल से बात भी की है। उनका निचोड़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों, जब से महाराष्ट्र के इलेक्शन के नतीजे आए तब से विपक्षी पार्टियां और तमाम जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो चुनाव सुधारों पर खुलकर बोलते हैं, वो मशीन की गड़बड़ी का जिक्र कर रहे हैं। मशीन की गड़बड़ी और हैक कर दिया, ये कर दिया, सेट कर दिया। लेकिन योगेंद्र यादव ने अपने विश्लेषण में एक अलग तरह की सेटिंग का जिक्र किया है। एक ऐसी सेटिंग जो हमारे सामने हो रही थी, हो सकता है इन लोगों के सामने, विपक्षी पार्टियों के सामने हो रही थी, लेकिन उन्होंने उसको बहुत हल्के में लिया और वही सेटिंग कहीं एनडीए अपनी तरफ तो नहीं ले गई। उसी सेटिंग की वजह से एनडीए इतनी बड़ी जीत हासिल तो नहीं कर पाई। दोस्तों, आखिर योगेंद्र यादव का विश्लेषण क्या कहता है और किन किन पॉइंट्स पर योगेंद्र यादव को महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर शक होता है और वो कौन सी सेटिंग है जिसका योगेंद्र यादव जिक्र कर रहे हैं, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन पहले ये जानिए, योगेंद्र यादव को महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे देखकर, सुनकर कौन सी चीजों पर शक हुआ। दोस्तों, योगेंद्र यादव की बात हमको इसलिए सीरियसली लेनी चाहिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में केवल योगेंद्र यादव थे जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मोदी बहुमत से दूर हो जाएंगे। उनकी काट के तौर पर गोदी मीडिया ने प्रशांत किशोर को भी आगे किया, लेकिन बाद में उनको भी माफी मांगनी पड़ी। और एग्जैक्टली योगेंद्र यादव ने जो बोला था, इतने मुश्किल चुनाव में, इतने कॉम्प्लेक्स चुनाव में जहां हर कोई 400 पार का नारा लगा रहा था, योगेंद्र यादव की बोली हुई बात एकदम सटीक साबित हुई। अब योगेंद्र यादव महाराष्ट्र इलेक्शन पर एक शक जाहिर कर रहे हैं कि चुनावी नतीजों को देखकर उनको कौन से पॉइंट्स पर शक होता है। योगेंद्र यादव ने कहा, 14% का बड़ा अंतर, भाजपा और महाविकास आघाड़ी के बीच ये अंतर ऐतिहासिक और सभी अनुमानों से परे है। ऐसा नहीं कि ये पहले हुआ नहीं, लेकिन ये जब होता है तो आपको सड़क पर दिखाई देता है। बच्चा बच्चा कहता है, हर पत्रकार जानता है, हर ओपिनियन पोल कहता है जीत तो किसी एक पार्टी की पक्की है। लेकिन महाराष्ट्र में अंत तक सबने कांटे की टक्कर बताया। पारंपरिक पैटर्न का टूटना, ग्रामीण, शहरी और क्षेत्रीय विभाजन जैसे पारंपरिक पैटर्न इस बार पूरी तरह से गायब दिखे। महाराष्ट्र 5 अलग अलग हिस्सों में बनता है जिसमें चुनाव में अलग अलग तरह के परिणाम दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार ये पैटर्न भी नहीं दिखा, जैसे किसी ने हाथ लगाकर धक्का लगा दिया हो। महाराष्ट्र में हमेशा शहरों और गांव में वोटिंग पैटर्न में बहुत फर्क दिखता है। बीजेपी शहरों में हमेशा अच्छा करती है और गांव में पीछे लोकसभा चुनाव में भी यही दिखा था। दोस्तों, इसके बाद का जो पॉइंट योगेंद्र यादव बोल रहे हैं वो पॉइंट मुझे भी बहुत तार्किक लगा। और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद और अब विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस बात का जवाब मुझे भी नहीं मिला कि इतना बड़ा अंतर कैसे आ सकता है। 14% का अंतर, जिसको लेकर योगेंद्र यादव कहते हैं लोकसभा से विधानसभा तक का बड़ा बदलाव, केवल 5 महीनों में मतों का इतना बड़ा अंतर असामान्य है और अभूतपूर्व है। लोकसभा चुनाव में महायुति की हार थी, लेकिन वोट प्रतिशत 1% का था। वो 1% केवल 5 महीनों में 14% कैसे आ गया? ये असंभव नहीं है, भारत में हुआ है, लेकिन ये रोज रोज होने वाली घटना नहीं है, वो भी केवल 5 महीने में। दोस्तों, लोग कहते हैं लाडली बहन योजना का फर्क हो गया, लाडला भाई योजना का फर्क हो गया। मैं कहती हूँ सारी योजनाओं का भी फर्क हो सकता है, लेकिन इतना फर्क कैसे हो सकता है? 14% का मतलब ये तो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। बहुत भयानक सुनामी, तूफान, कहर, जो भी आप कह सकते हैं, वो एनडीए का दिखाई दिया। अगर ऐसी कोई सुनामी थी तो महाराष्ट्र का कोई एक पत्रकार भी नहीं बता रहा था कि तो सुनामी वाली स्थिति है। आप खुद सब समझिए ना, इतना बड़ा मैंडेट एनडीए को मिला है, लेकिन महाराष्ट्र में 40 साल से पत्रकारिता कर रहे पत्रकार नहीं बता पा रहे हैं कि ऐसी लहर चल रही है। भाई, 2014 में लहर थी, हमने देखी। 2019 में भी लहर थी, बालाकोट के बाद हमने देखी, लेकिन वो लहर ना तो महाराष्ट्र के किसी इलेक्शन में दिखाई दी और चुनावी नतीजों के बाद भी इसके बारे में खुलकर चर्चा नहीं हो रही है कि इतना फर्क कैसे आ सकता है। जो गठबंधन लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर रहा है, इंडिया गठबंधन,
वो विधानसभा चुनाव में आकर इतना पीछे कैसे हो सकता है। आगे इसी को और मजबूती देते हुए, अपने इसी तर्क को और मजबूती देते हुए योगेंद्र यादव कहते हैं ये उलटफेर बहुत ही विचित्र दिशा में हुआ है। इससे पहले जब भी ऐसा हुआ है उसका एक पैटर्न दिखता है। लोकसभा में राष्ट्रीय पार्टी को बहुमत और कुछ महीने में हुए विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टी को बहुमत। यही झारखंड में हुआ इस बार। यही काम 2015 और 2020 में दिल्ली में किया, बाकायदा केजरीवाल ने नारे के साथ कि केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी का गठबंधन हार जाता है और विधानसभा चुनाव में वो जीत जाता है। इसीलिए मैंने इसे गुगली कहा। ये लगभग अविश्वसनीय है। दोस्तों, ये हमारे देश में दिखा है। इनफैक्ट दिल्ली के चुनाव में तो अरविंद केजरीवाल 2014 से करके दिखा रहे हैं, 2014 में भी करके दिखाया। लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी 2014 में नरेंद्र मोदी की, और ठीक उसके एक साल बाद विधानसभा चुनाव हुए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने लैंडस्लाइड विक्ट्री कर दी। मतलब सफाया कर दिया, सुपड़ा साफ कर दिया, कांग्रेस का, बीजेपी सबका सुपड़ा साफ कर दिया। 2019 में मतलब पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी। मतलब 2019 में तो हरियाणा में भी कमाल कर दिया। दोस्तों, उसके बावजूद भी फिर अरविंद केजरीवाल ने अपना पुराना परफॉर्मेंस दोहराया और उस लहर में सवार मोदी को दोबारा पटकनी दी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने। क्यों? क्योंकि आदमी बहुत सोच समझकर वोट करता है कि भाई देश का चुनाव है, हम पीएम चुन रहे हैं तो हम मोदी को चुन लेते हैं। राज्य का चुनाव है, हम सीएम थोड़ी मोदी जी बनेंगे, तो हम राज्य में अपनी पार्टी अपने हिसाब से चुन लेते हैं। हरियाणा में भी आप मान लीजिए, चलिए यही हुआ। हरियाणा में क्या हुआ? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने शानदार परफॉर्म किया, 5 सीटें छीन ली बीजेपी से। लेकिन फिर हरियाणा के लोगों ने शायद ये सोचा हो कि भाई चलिए राज्य की सरकार के हिसाब से हम चुन रहे हैं तो हम बीजेपी को पहले भी 2 बार मौका दिया, एक बार और मौका दे दें। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। मतलब आप सोचिए, लोकसभा चुनाव में तो इंडिया गठबंधन को इतना भारी बहुमत मिल गया, और अब जब राज्य का चुनाव था और 2 बड़े क्षत्रप इंडिया गठबंधन के पास थे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, उनको नकार के एक ऐसे गठबंधन को चुना गया जिनमें 2 पार्टियां बिल्कुल नई थी। एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी नई नहीं थी, लेकिन वो नेतृत्व तो नया था ना पार्टी का। और बीजेपी जिसने सबसे खराब परफॉर्म किया लोकसभा चुनाव में, उसने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया जो उसकी ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई। यही बात कह रहे हैं योगेंद्र यादव कि ये एक गुगली है जो समझ से परे है कि ये पैटर्न तो उल्टा होता है, ये अलग कैसे हो गया। विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय क्षत्रपों को बल मिलता है, जो कि झारखंड में भी मिला है। झारखंड में क्या हुआ दोस्तों? लोकसभा चुनाव में झारखंड में इंडिया गठबंधन ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितनी उम्मीद थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने जो झारखंड का चुनाव था वो स्थानीय कर दिया, और झारखंड के लोगों को भी लगा कि भाई चलिए हमने पीएम के चुनाव में मोदी को वोट कर दिया, अब सीएम के चुनाव में हेमंत सोरेन को वोट करते हैं। हेमंत सोरेन ने आदिवासी इलाकों में सफाया कर दिया बीजेपी का, उसके अलावा दूसरे इलाकों में भी अच्छी सीटें इंडिया गठबंधन को मिली हैं। तो एग्जैक्टली यही काम हम झारखंड में होता देख रहे हैं। लेकिन इतना बदला हुआ पैटर्न कैसे देखने को मिल सकता है? एग्जैक्टली यही बात दोस्तों गुरदीप सिंह सप्पल ने भी उठाई थी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी कि आप देखिए, नांदेड़ लोकसभा सीट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। नांदेड़ में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। उसी दिन विधानसभा सीट को भी वोट कर रहा है महाराष्ट्र की जनता, नांदेड़ की जनता, और उसी दिन नांदेड़ में लोकसभा का उपचुनाव के लिए भी वोट पड़ रहा है। कितनी अजीब स्थिति है कि लोकसभा के उपचुनाव के लिए उसी दिन उसी वोटर ने वोट कर दिया किसको? कांग्रेस पार्टी को। फिर से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत गया है वहां से। प्रियंका गांधी के साथ कल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने शपथ ली है कल, और उसी नांदेड़ की 5 सीटें बीजेपी जीत गई। जबकि वोटर ये बात जानता है कि अब राहुल गांधी को पीएम नहीं बनना है, मोदी जी पीएम बन चुके हैं। उसके बावजूद भी वो सांसदीय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिता रहा है और विधायकी के चुनाव में वो बीजेपी को जिता रहा है। दोस्तों, अब इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? आखिर कौन सी सेटिंग है वो, जिस सेटिंग के बारे में डर और शक जाहिर किया है लोगों ने, तमाम तरह के जानकार लोगों ने? तो उस सेटिंग के लिए वो जो जिक्र कर रहे हैं योगेंद्र यादव, सबसे पहली बात जो वो शक जाहिर करते हैं वो वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट को लेकर योगेंद्र यादव ये कहते हैं कि बीजेपी को पता है कि उसको किस इलाके का वोट नहीं मिलना है, किस इलाके में उसका बहुत ज्यादा वोट है या किस इलाके में उसका बहुत विरोध का वोट है, तो वोटर लिस्ट में नाम कटवा दिए जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम कटता है और वो जागरूक होते हैं, वो लाइन में लग के हर लिहाज से अपना नाम वापस से डलवा लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारा नाम कट गया, छोड़ो यार, क्योंकि हमारे यहाँ वोट देना ऑफकोर्स एक ड्यूटी है और हमारा लोकतांत्रिक अधिकार भी है। लेकिन हर आदमी लाइन में लगे, हर आदमी अपने वोटर लिस्ट में नाम के लिए फ़ोन करे, उसके बाद धक्के खाए, ये आदमी नहीं करता है। तो वोटर लिस्ट की शिकायत को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ये
खबर भी शेयर की थी। कल मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी जिसमें गुरदीप सिंह सप्पल कह रहे हैं कि इसको लेकर हम बार बार शिकायत कर रहे थे चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग से कि हमारे जो वोटर हैं वो काटे जा रहे हैं। और एग्जैक्टली यही हुआ क्या कि सूचीबद्ध तरीके से, रणनीति तरीके से, सीट वाइज जहां पर बीजेपी को ये पता था कि उसको वोट कम पड़ने हैं या नहीं पड़ने हैं, वहां के वोटर लिस्ट ही से नाम हटा दो। हालांकि इसको लेकर कोई तथ्यात्मक सबूत नहीं है, लेकिन योगेंद्र यादव ये शक जाहिर कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसा शक जाहिर किया है और इसको लेकर शिकायत भी की थी चुनाव आयोग से। योगेंद्र यादव इसके अलावा भी एक बात कर रहे हैं कि वोटिंग की कई जगह ऐसा होता है जहां पर बीजेपी को पता है या सत्ताधारी दल को पता है कि इनको वोट कम मिलने हैं या फिर उनके विरोध के वोट पड़ने हैं, तो वहां आपने देखा होगा वोटिंग बहुत स्लो हो जाती है। उपचुनाव में तो उत्तर प्रदेश में इस बार हमने देखा कि मतलब हद ही हो गई, अल्पसंख्यकों को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को वोट ही डालने नहीं दिए गए। खुला खेल फर्रुखाबादी चला, मतलब मुस्लिम समुदाय किसके खिलाफ वोट कर डालेगा, सबको पता है किसी खिलाफ वोट डालेगा। ऐसा ही शक जाहिर किया योगेंद्र यादव ने, कहाँ के लिए, महाराष्ट्र के लिए, कि बीजेपी को पता है कि उसको किस इलाके में विरोध का वोट पड़ना है, तो वहां या तो वोटिंग स्लो कर दी जाती है। अब वोटिंग स्लो होगी, आदमी दोस्तों आधा घंटा खड़ा हो जाएगा, 1 घंटा खड़ा हो जाएगा, लेकिन 2-2, 3-3 घंटा लाइन में कौन लगता है, आदमी वापस चला जाता है। अगर 10 में से 3 आदमी वापस चला गया तो विरोध का वोट कम पड़ गया ना आपको। दोस्तों इसके अलावा 5 बजे के बाद के वोट मैनेजमेंट का जिक्र किया योगेंद्र यादव ने, और योगेंद्र यादव ने कहा कि ऐसा होता रहा है, हमने इससे पहले भी बहुत सी चीजें ऐसी होते देखी हैं कि 5 बजे के बाद जब भीड़ कम हो जाती है तो एक तरह से वोट्स कुछ मैनेज कर दिए जाते हैं। वो थोड़ा करके, वो थोड़ा भी बहुत हो जाता है। कुछ वोट आपने वोटर लिस्ट से नाम हटा के मैनेज कर लिए, कुछ 5 बजे के बाद मैनेज कर लिए, कुछ वोटिंग स्लो करके कर लिए, तो बूंद बूंद से भी सागर भर जाता है कभी। तो ये योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पूरा ध्यान मशीन की गड़बड़ी पर हो, लेकिन हम इन बाकी फैक्टर्स को बहुत हल्का मान रहे हो। दोस्तों इसके अलावा एनडीए ने जो लाडली बहन योजना, टोल मुक्त योजना, ऐसी बहुत सी चीजें करी जिससे उसका फायदा मिला। तो थोड़ा फायदा करके आपको एक जाहिर तौर पर बड़ा फायदा मिल सकता है ना, जिसका शक जाहिर किया है योगेंद्र यादव ने। अब योगेंद्र यादव इसको लेकर आगे क्या बोलते हैं या इसको लेकर आगे किस तरह से बातें की जाती हैं, चर्चा की जाती हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक अलग रुख जरूर मिला है महाराष्ट्र चुनाव के विश्लेषण को योगेंद्र यादव की इस बात को सुनकर। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।